अच्छा, आप लोग ना अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें। मैं आप लोगों को दोनों तरीकों से आज जो है रिपीट करवाऊंगा। एक तो जो नया मेथड आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो आपका है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, और उसमें 60 सेकंड्स जो हैं वो पर क्वेश्चन को दिए जाएंगे, और आपने उन 60 सेकंड्स में आपने क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरू से। प्रिलिमिनरी जो हमारा है उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो वो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट से पूछा जा सकता है। प्रीवियसली जो पेपर्स हम लोगों ने देखे हैं, लॉ गेट के हैं या दीगर जुडिशियल एग्जाम्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन बारहा आया हुआ है। उसमें वो ये पूछ लेते हैं कि डैश शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909, या फिर वो पूछ लेते हैं इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, या ऑन द आगे तारीख जो है वो छोड़ देते हैं, और आपको वो चार जो है वो तारीखें बताते हैं, उनमें से आपको चूज करनी होती है करेक्ट डेट जो है इसकी कम इनटू फोर्स आने। तो यहाँ पे हम बुक में पढ़ लेते हैं सिविल कोड का जो है, सिविल प्रोसीजर कोड, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो कम इनटू फोर्स आई है कब? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 को, यकम जनवरी 1909 को ये कम इनटू फोर्स आई है। और इस पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो क्या थ्रू आउट द पाकिस्तान है, थ्रू आउट द प्रोविंस है, या वो जो है किसी एक खास प्रोविंस में लगती है। तो इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान। आपसे पूछा जा सकता है सिविल प्रोसीजर कोड एक्सटेंड टू द होल ऑफ, साथ में जगह छोड़कर आपको ऑप्शंस दी जा सकती हैं, होल ऑफ पाकिस्तान, होल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, होल ऑफ प्रोविंस ऑफ केपी के, होल ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, होल ऑफ प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। तो इस तरीके से वो आपसे ये जो प्रिलिमिनरी इसका पोर्शन है इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक कि ये कब जो है कम इनटू फोर्स आई, और दूसरा ये जो लागू होती है ये थ्रू आउट दी पाकिस्तान है या थ्रू आउट द प्रोविंस है। तो ये दोनों इसमें, एक तो ये कम इनटू फोर्स आई है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 को। सेकंड है इट शैल बताओ। इट एक्सटेंड टू द जब भूख होल लगे खा ऑफ लेंगे। पाकिस्तान। तो ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो लागू है। उसके बाद इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा भी था, हम उसको रिपीट करते हैं, जो डिक्री से रिलेट करता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज का है? फॉर्मल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग टू एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन को जब मैं आपके लेक्चर ले रहा था, रेगुलर क्लासेस चल रही थी, तो मैंने एडजुडिकेशन को बड़ा जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अभी इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एडजुडिकेशन से क्या मुराद है? एडजुडिकेशन से मुराद है जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर इन कंट्रोवर्सी। अब हम लोगों को दो चीजें देखनी है, एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन और दूसरा मैटर इन कंट्रोवर्सी। जब मैटर इन कंट्रोवर्सी होगा तब ही कोई शख्स उसको जुडिशियली डिटरमिन करवाने के लिए जाएगा। अब मैटर इन कंट्रोवर्सी, इसमें आप लोगों को दो चीजें समझने की जरूरत है। एक आप लोगों को समझने की जरूरत है प्राइवेट जस्टिस, और एक आप लोगों को समझने की जरूरत है पब्लिक जस्टिस। प्राइवेट जस्टिस क्या है? जब दो पार्टीज यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपस में आजाद रजामंदी से
अपनी अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर देते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट जस्टिस। अगर उन दो फरीकैन में से किसी एक फरीक ने अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं किया, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया, अपनी तयशुदा शरायत के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया, तो ऐसे में जो दूसरा फरीक है वो उस शरायत को इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट की तरफ जो है वो जाएगा और कोर्ट से वो रिलीफ सीख करेगा। जब वो कोर्ट की तरफ जाएगा तो ये पब्लिक जस्टिस को वो डिमांड कर रहा है। पब्लिक जस्टिस को जब वो डिमांड करता है तो वो मैटर इन कंट्रोवर्सी की जुडिशियल डिटर्मिनेशन को सीक कर रहा है, यानी कि वो एडजुडिकेशन चाह रहा है। अब इसका तरीकेकार क्या है? सबसे पहले वो प्लेंट दायर करेगा कि उसको काज ऑफ एक्शन है, उस काज ऑफ एक्शन पर वो रिलीफ सीक करेगा। उस प्लेंट पर कोर्ट जो है वो दूसरे फरीक को समन इशू करेगी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के मुताबिक, ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम के, कि किसी भी बंदे को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता। लिहाजा कोर्ट जो है कॉल करेगी समन के जरिए दूसरे शख्स को कि वो आए और आकर उसके खिलाफ जो क्लेम अराइज किया है उस प्लेंटिफ ने उसका जवाब दे, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट दे। तो रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट के आने के बाद दो तरीके हैं, या तो वो शख्स अपीयर होता है और रिटर्न स्टेटमेंट देता है, या वो शख्स अपीयर नहीं होता और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो जब अपीयर नहीं होगा तो वो नहीं देता, तो एक्स पार्टी डिक्री कर दी जाएगी। अगर वो अपीयर होता है, अपीयर होकर वो रिटर्न स्टेटमेंट देता है कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, तो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है ऑर्डर 14 के मुताबिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, इश्यूज को फ्रेम करेगी कि इन दोनों के दरमियान बेसिक कंट्रोवर्सीज कौन सी हैं, और फिर उन इश्यूज पर कोर्ट एविडेंस कॉल करेगी। और सबसे पहले एविडेंस कॉल की जाएगी प्लेंटिफ की तरफ से। प्लेंटिफ की एविडेंस पर डिफेंडेंट जो है उसको क्रॉस करने की परमिशन होगी, और इसी तरह प्लेंटिफ दो तरह की एविडेंस कोर्ट में जो है वो देगा, एक वो ओरल एविडेंस देगा और दूसरा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा, जिन चीजों पर वो रिलाय कर रहा होगा। उसके बाद डिफेंडेंट को मौका दिया जाएगा कि डिफेंडेंट जो है वो एविडेंस दे, और इसी तरह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस डिफेंडेंट देगा, और उसके बाद कोर्ट जो है वो फाइनल आर्गुमेंट्स को सुनेगी और सुनने के बाद वो डिसीजन करेगी, जजमेंट देगी, और उस जजमेंट में से जो रिलीफ गिविंग पोर्शन होगा उसको डिक्री बोलते हैं। तो ये वो सारा तरीकेकार था जिसको एडजुडिकेशन कहते हैं। तो डिक्री के लिए एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, सेकंड एडजुडिकेशन। अब जब एडजुडिकेशन जुडिशियल डिटर्मिनेशन है, वर्ड जुडिशियल इसके साथ अटैच हो गया है। अब इस जुडिशियल वर्ड के अटैच होने के साथ ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एडजुडिकेशन को किसने जो है एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली एडजुडिकेशन को कोर्ट एक्सप्रेस करेगी, और जब कोर्ट एडजुडिकेशन में एक्सप्रेशन देगी, कोई डिसीजन देगी, तो उसमें कोर्ट किस तरह की डिसीजन देगी? जो डिटर्मिनेशन है वो कंक्लूसिव बाय नेचर होनी चाहिए, यानी कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन शुड बी कंक्लूसिव विद रिगार्ड टू राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब डिटर्मिनेशन जो है वो कंक्लूसिव हो, यानी कि हतमी हो, उसके बाद किसी किस्म की कोई जरूरत ना रह जाए उस मैटर में किसी चीज को दोबारा से क्लेम करने की। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, एडजुडिकेशन हो, एडजुडिकेशन को कोर्ट एक्सप्रेस करे, कंक्लूसिवली डिटरमिन करे राइट्स ऑफ द पार्टीज को, और उस राइट्स ऑफ द पार्टीज के साथ एक बात अटैच कर दी है, कोर्ट उसको विद रिगार्ड टू ऑल, यानी कि तमाम मैटर को भी डिसाइड कर सकती है, और उसमें से किसी एक हिस्से को भी डिसाइड किया जा सकता है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन अ सूट। अब इसी तरह से इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल।
दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस ऑफ डिक्री, यानी कि डिक्री की जो क्लासेस में से दो क्लासेस ये भी हैं कि ये फाइनल भी हो सकती है और प्रिलिमिनरी भी हो सकती है। इट शैल बी डीम टू इंक्लूड, ये भी क्लासेस हैं डिक्री की, डिक्री की डेफिनेशन में जो है एडमिट जो है इंक्लूड किया गया है किसको, ऑर्डर। इट शैल डीम टू बी इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट को डील करता है ऑर्डर 7 रूल 11। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसको भी डिक्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा द डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 के अंदर जो डिटर्मिनेशन की जाती है उसको भी डिक्री की डेफिनेशन में जो है इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ साथ ऑर्डर 21 के रूल 60, 98, 99, 101 और 103 को डिक्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अब कुछ चीजों को डिक्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है, वो कौन सी चीजें हैं जिनको डिक्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। एक, an adjudication from which an appeal lies, an appeal from an order, अगर किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील लाई करती है तो ऐसे में वो जो ऑर्डर है उसको जो है एग्जेम्प्ट किया गया है डिक्री की डेफिनेशन में से। उसके अलावा अगर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का ऑर्डर पास होता है तो उसको भी डिक्री की डेफिनेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। डिक्री की क्लासिफिकेशन के हवाले से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हो मेनी क्लासेस ऑफ डिक्री आर, तो आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं कि 5 जो है क्लासेस हैं डिक्री की। एक, सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री। अब प्रिलिमिनरी डिक्री बेसिकली है क्या? प्रिलिमिनरी डिक्री है जब फर्दर प्रोसीडिंग अभी बाकी है और किसी एक हिस्से को कोर्ट डिसाइड कर देती है। फाइनल डिक्री जब सूट को मुकम्मल तौर पर कंक्लूसिवली डिटरमिन कर दिया है कोर्ट ने तो वो फाइनल डिक्री है। तीसरी इसकी क्लास है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। फिर है चौथी इसकी क्लास है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, इट शैल इंक्लूड द ऑर्डर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। और फिफ्थ इसकी क्लास है डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 एंड ऑर्डर अंडर ऑर्डर 21 रूल 60, 98, 99, 101 और 103। तो ये डिक्री थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज इसको आपको करवा रहा हूं। तो डिक्री में क्वेश्चन एक लिखें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डैश इज फाइनल when such adjudication completely dispose of, जगह छोड़ के is final when such adjudication completely dispose of the suit, it may be partly preliminary and partly final। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डैश इज फाइनल when such adjudication is completely disposed of the suit, it may be partly preliminary and partly final। इसमें आपको कैटेगरीज दी जा सकती हैं, ए डिक्री, बी फॉरेन कोर्ट, सी डिक्री होल्डर, डी डिस्ट्रिक्ट। तो इन 4 में से आपने किसी एक को चूज करना है। तो आप लोगों ने डिक्री की जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें आपने क्लियर कट पढ़ा था कि एडजुडिकेशन किस चीज में आता है, डिक्री में आता है। तो फाइनल एडजुडिकेशन से क्या मतलब, डिक्री इज द फाइनल एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। एंड डिक्री की ही आगे उन्होंने जो है
क्लासेस बताई हैं, इट मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। इसमें अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो वो ग्रुप में क्वेश्चन जो है मेंशन कर दे, या मेरे नंबर पे क्वेश्चन वो सेंड कर दे, मैं उसको उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करूंगा। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है किस चीज का? एडजुडिकेशन का। कोर्ट इसको एक्सप्रेस करती है, कोर्ट इसमें कंक्लूसिवली डिटरमन करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज को विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर, इसको डिटरमन किया जाता है। डिक्री की टाइप्स में सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री, सेकंड फाइनल डिक्री, थर्ड पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, फोर्थ वन है इसमें ऑर्डर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और फिफ्थ इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 एंड ऑर्डर 21, रूल 60, 98, 99, 101, 103। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिक्री एक्सक्लूड, उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी होंगी, जैसे इसमें बताया कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, जो एपिलेट ऑर्डर हैं उनके खिलाफ अगर अपील दायर की जाती है तो ऐसे एपिलेट ऑर्डर्स को डिक्री की डेफिनेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, निकाला गया है। इसी तरह डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट को डिक्री की डेफिनेशन से निकाला गया है। कंटेंट्स इसके दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 डिक्री के कंटेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिक्री के कंटेंट्स में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मल एक्सप्रेशन, सेकंड है एडजुडिकेशन, थर्ड है कोर्ट इसको एक्सप्रेस करेगी, फोर्थ है कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन होगी, फिफ्थ है राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमिन किया जाएगा, सिक्स्थ है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी को डिटरमिन किया जा सकता है, और फिर डिक्री की डेफिनेशंस हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिक्री होल्डर को। डिक्री होल्डर ऐसा शख्स होता है जिसकी फेवर में कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है, जिसको कोर्ट रिलीफ ग्रांट करती है, जिसके हक में कोर्ट फैसला करती है, जिसको कंपनसेशन दी जा रही होती है, जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, जिसका राइट वायलेट हुआ होता है और कोर्ट कंसीडर करती है कि इस शख्स का राइट जो है वायलेट हुआ है, या जो शख्स अपनी एविडेंस में इस बात को प्रूफ कर देता है कि उसका राइट वायलेट हुआ है। तो डिक्री होल्डर से क्या मुराद है? डिक्री होल्डर मीन्स अ पर्सन, ऐसा शख्स इन हुज फेवर, जिसके हक में डिक्री हैज बीन पास, डिक्री जो है वो जारी की गई है। एक नंबर 2, इसमें दो हैं, एक जिसके हक में डिक्री जारी की गई है, या जिसके हक में ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड आउट, जिसके हक में ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो जारी किया गया है। तो डिक्री की डेफिनेशन में डिक्री होल्डर जो है वो दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, एक जिसके हक में जो है डिक्री जारी की है, या जिसके हक में ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो कोर्ट ने जारी किया। इस पर भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिक्री होल्डर के हवाले से। किस तरह से पूछा जाएगा? जगह खाली छोड़कर वो आपसे पूछ सकते हैं, मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर, means a person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। आगे आपको ऑप्शंस दी होंगी, उनमें से एक ऑप्शन आपको दी जाएगी डिक्री, दूसरी ऑप्शन को फॉरेन कोर्ट, तीसरी ऑप्शन डिक्री होल्डर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दी जा सकती है उसमें डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें से आपने बताना है, जब आप देखेंगे कि
पर्सन का जिक्र हुआ है, और कौन से वाले पर्सन का जिक्र हुआ है, ऐसे शख्स का जिक्र किया गया है जिसके हक में डिक्री पास की गई है या जिसके हक में ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो जारी किया गया है, तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा, डिक्री होल्डर कहा जाएगा। यानी कि कोर्ट अगर किसी ऐसे शख्स को कंसीडर करती है कि इसका राइट वायलेट हुआ है, इस राइट की वायलेशन पर इसको रिलीफ ग्रांट करना चाहिए, और कोर्ट उसके हक में डिक्री जो है पास करती है, उसको रिलीफ ग्रांट करती है, तो ऐसा शख्स जो है वो डिक्री होल्डर कहलाएगा, और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन उसके खिलाफ जो है मेड आउट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर वो आगे आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे। लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction of principal civil court or original jurisdiction hereinafter called dash, फिर छोड़ देंगे, and includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of the high court। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, तो आप उन्हें उन ऑप्शंस में से जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर करना है कि ये डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरेन कोर्ट पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। अब फॉरेन कोर्ट क्लियर कट जो जब हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तानी कोर्ट्स नहीं है, जर्नली ऐसी कोर्ट जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश नहीं किया है, यानी कि ऐसी कोर्ट जिसको पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश नहीं किया है। फॉरेन कोर्ट ऐसी कोर्ट जो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट करती है। तो फॉरेन कोर्ट मींस अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान एंड विच हैज नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान एंड इज नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें तीन बातें हैं। एक तो वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान है, जब वर्ड आ जाए किसी भी कोर्ट के हवाले से कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, तो आप लोगों के माइंड में फर्स्टली ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान है, तो ये एक प्रीकंडीशन है फॉरेन कोर्ट की, तो आप लोगों के माइंड में फॉरेन कोर्ट आना चाहिए। अब जब अगर इसके साथ ही वो सेकंड प्रीकंडीशन इसको अटैच करता है, विच हैज नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, तो आपको फौरन ये क्लियर होना चाहिए कि जब एक बात के साथ दूसरी बात अटैच की जा रही है, एक प्रीकंडीशन के साथ दूसरा प्रीकंडीशन अटैच किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्लियरली फॉरेन कोर्ट की बात कर रहा है। तो कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, हैव नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, और जब इसके साथ तीसरी बात अटैच कर दी जाएगी कि इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो आप क्लियर हो जाएंगे इन तीन प्रीकंडीशंस के साथ कि जो एग्जामिनर है वो आपसे फॉरेन कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो तीन बातें हैं फॉरेन कोर्ट में जो एक्सप्लेन की गई हैं। एक, कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। दूसरी, कोर्ट हैज नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान। और तीसरी इसमें बात है, कोर्ट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो तीन बातें हैं फॉरेन कोर्ट में। इसी तरह से फॉरेन जजमेंट, ऐसी जजमेंट जिसको फॉरेन कोर्ट ने दिया है वो फॉरेन जजमेंट है। तो जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। गवर्नमेंट प्लीडर पर क्वेश्चन आ जाता है, आपसे वो गवर्नमेंट प्लीडर की प्लेस छोड़ सकते हैं, वो आपसे सेक्शन पूछ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, मैंने जो है आप लोगों को बताना था कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सेक्शन भी आपके माइंड में हो, कि अगर वो पूछ ले आपसे कि व्हाट सेक्शन डील्स विद द गवर्नमेंट प्लीडर, तो आपको जहन में होना चाहिए सेक्शन 2 का सब सेक्शन 7 डील करता है गवर्नमेंट प्लीडर से। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछ लेता है डिक्री के हवाले से, तो आपके माइंड में होना चाहिए
कि सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 डील करता है डिक्री से। अगर वो आपसे डिक्री होल्डर के बारे में सेक्शन के हवाले से पूछता है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 डील करता है डिक्री होल्डर से, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 डील करता है डिस्ट्रिक्ट से, और सेक्शन 2 का सबसेक्शन 5 डील करता है फॉरेन कोर्ट से। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 डील करता है फॉरेन जजमेंट से। अब गवर्नमेंट प्लीडर है तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 जो है वो डील करता है गवर्नमेंट प्लीडर से। अब गवर्नमेंट प्लीडर बेसिकली है क्या? गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर, ऐसा शख्स, ऐसा ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किस मकसद के लिए अपॉइंट किया जाता है ये भी एलैबोरेट किया जा रहा है इसी किताब के इसी सेक्शन में। अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म all or any of the functions all or any of the functions expressly imposed by this code। इस कानून के तहत, इस किताब के तहत, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो जो फंक्शंस उसके जिम्मे लगाए जाएंगे या जो जो काम उसके जिम्मे लगाए गए हैं उसके मुताबिक वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। तो पहली बात इसमें कि गवर्नमेंट प्लीडर में ऐसे शख्स को जो है इंक्लूड किया गया है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किस मकसद के लिए अपॉइंट किया जाता है? कि वो अपने इख्तियारात को, अपने फंक्शन को परफॉर्म करे कानून के अंदर रहते हुए। कौन से कानून के अंदर रहते हुए? सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रहते हुए। ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर एंड आल्सो एनी प्लीडर, या उसमें किसी ऐसे शख्स को भी शामिल किया गया है जो काम करता है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। उस गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, उसकी डायरेक्शंस के मुताबिक अगर कोई और शख्स भी काम करता है तो उसको भी गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। तो दो चीजें हैं, इसको मैं फिर दोबारा से एलैबोरेट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट प्लीडर को अगर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली आता है तो दो तरह से पूछा जा सकता है। एक, ऐसा शख्स जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक, तो वो है गवर्नमेंट प्लीडर। या ऐसा शख्स जिसको गवर्नमेंट प्लीडर जो है वो कुछ डायरेक्शंस देता है और उस डायरेक्शंस के मुताबिक वो इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। तो इन दो लोगों को गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। आगे आ जाता है जज, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। इसमें आपसे पूछा जा सकता है डैश मींस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मींस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? जज है। तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 8 इस बात से डील करता है जज से। तो जज मींस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, यानी कि सिविल कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जज है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9, तीन सेक्शंस जो हैं वो इन डेफिनेशन क्लास में बहुत ज़्यादा अहम है, समझने के हवाले से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, और आपके जो है पेपर के हवाले से भी। एक डिक्री जो हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन जो है 2 में पढ़ चुके हैं, और दूसरा जजमेंट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में, और तीसरा है ऑर्डर जो आप लोगों ने पढ़ना है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में। तो ये तीन चीज़ें बहुत अहम है। डिक्री पढ़ चुके हैं आप, उसको हम फिर रिपीट करेंगे। जजमेंट क्या है? जजमेंट मींस स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज, ऐसी स्टेटमेंट जो जज देता है। मीन, जब आपको मैंने एडजुडिकेशन को समझाया तो मैंने एडजुडिकेशन में आप लोगों को बताया था कि कोर्ट जब रिटन स्टेटमेंट आ जाती है तो उन रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को मद्देनजर रखते हुए इश्यूज को फ्रेम करती है, और उन इश्यूज पर कोर्ट जो है
वो एविडेंस कॉल करती है और उस एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर इशू के हवाले से एक्सप्रेस करती है। वो जो डिटेल स्टेटमेंट है कोर्ट उस पूरे सूट के हवाले से, हर इशू के हवाले से उस सूट में उठने वाले जो देती है कोर्ट, उसको जजमेंट बोलते हैं। और उस जजमेंट में से जो रिलीफ गिविंग पोर्शन होता है उसको डिक्री बोलते हैं, यानी कि जिस पर डिक्री और ऑर्डर बेस करते हैं। तो जजमेंट क्या है? स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। इसके साथ हम ऑर्डर 20 को भी पढ़ेंगे। उसमें आप लोगों को पढ़ाया भी था कि कोर्ट फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए कितना टाइम देती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस हवाले से भी। आ जाता है जजमेंट डेटर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। जिस तरह आप लोगों ने डिक्री होल्डर पढ़ा, डिक्री होल्डर में आपने पढ़ा इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास्ड। अब ऐसा शख्स जिसके हक में डिक्री पास की गई थी या की गई है, जिसके हक में ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन पास किया गया है, वो डिक्री होल्डर है। इसके ऑपोजिट जब हम दूसरी टर्म पढ़ते हैं तो वो है जजमेंट डेटर। ऐसा शख्स जिसके खिलाफ डिक्री या ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन जारी किया गया है, जिसके हक में जारी किया गया है वो डिक्री होल्डर है, जिसके खिलाफ जारी किया गया है वो है जजमेंट डेटर। तो ऐसा शख्स जिसके खिलाफ ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन जारी किया गया है, ऐसा शख्स जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई है, वो जजमेंट डेटर है। और इस पर भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। डैश मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। उसमें आपको ऑप्शन दी होगी डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, जो है उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी और ऑप्शन को वो शामिल करके आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपने उसमें से जो है कलेक्ट करना है जो करेक्ट आंसर है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा शख्स जिसके खिलाफ डिक्री जारी की जाती है, जिसके खिलाफ ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन मेड आउट किया जाता है, वो है जजमेंट डेटर। ऐसा शख्स जिसके हक में डिक्री जारी की जाती है, जिसके हक में ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन जारी किया जाता है, वो है डिक्री होल्डर। डिक्री सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, डिक्री होल्डर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, फॉरेन कोर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, फॉरेन जजमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 और गवर्नमेंट प्लीडर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7, जज सेक्शन 2 का सबसेक्शन 8 और जजमेंट सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9, जो है जजमेंट डेटर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन अब है सेक्शन 2 की सबसेक्शन 11, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद ऐसा शख्स है हु इन लॉ represent the estate of the diseased person, यानी जिसके हक में जो डिजीज्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को डिवोल्व होना है, यानी जिसके हक में उसकी प्रॉपर्टी को जाना है, ऐसा शख्स जो इन फ्यूचर रिप्रेजेंट करेगा उसकी प्रॉपर्टी को, डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी को, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसमें दो है, ये लीगल एयर्स हैं और लीगेटी है। ऐसा शख्स जिसके हक में विल जो है मेड आउट की गई है, तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, कि जिसके हक में जो है डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी। सेकंड है एनी पर्सन हु इंटरमीडियल्स विद द एस्टेट ऑफ अ डिजीज,
और थर्ड है जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में या रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सूट फाइल कर सकते हैं और जिनके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये तीन जो चीजें हैं, जो तीन लोग हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। एक वो शख्स जो लीगल एज हैं या लीगेटी हैं, सेकंड जो इंटरमिडलर्स हैं, और थर्ड जिनके हक में प्रॉपर्टी जो है वो सॉरी थर्ड वन वो जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकते हैं और जिनके खिलाफ सूट फाइल हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, जैसे कि ट्रस्ट है और ट्रस्टी की बात करें आप, अगर वक्फ है तो मतवली की बात करें आप, तो उनको इसमें उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आगे आप आते हैं तो मींस प्रॉफिट है। मींस प्रॉफिट से क्या मुराद है? मींस प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट which the person in wrongful possession of such property actually receive। अब इसको समझने के लिए आपको रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को समझना जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में आपकी पाकिस्तान पीनल कोड में रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। रॉन्गफुल गेन जो किसी शख्स का नहीं था और उसने उसको हासिल किया, यानी कि एक प्रॉपर्टी का पोजेशन रॉन्गफुली किसी बंदे ने किसी ऐसे शख्स से छीन लिया जिसका वो हक बनता था, और छीनने के बाद उस प्रॉपर्टी में से उसने कोई चीज जो गेन की है या जो वो गेन कर सकता था, वो मींस प्रॉफिट में फॉल करता है। तो एक रोंगफुल गेन, अब जिस शख्स से उसने रोंगफुली उसको स्नैच किया है, छीना है, जिसको नुकसान हुआ है, जो उस चीज का असल हकदार था, वो उसका रोंगफुल लॉस हो रहा है, तो वो रोंगफुल लॉस में फॉल करेगा। तो ऐसा शख्स जिसने रोंगफुली किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन को अक्वायर किया है, जो है स्नैच किया है, और उसके पोजेशन को लेने के बाद उससे उसने किसी प्रॉफिट को रिसीव किया है, या वो ले सकता था, रिसीव कर सकता था, उसने नहीं किया, तो ऐसे में वो शख्स जो जिसका वो असल हक था, वो प्रॉपर्टी के पोजेशन को तो क्लेम करेगा अंडर सेक्शन 16। आप लोगों ने पढ़ा था, रिकवरी फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। विद और विदाउट रेंट ऑफ प्रॉफिट से मुराद वो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट वो क्लेम कर रहा है, वो मींस प्रॉफिट को क्लेम कर रहा है। तो रोंगफुल गेन जो है अगर कोई शख्स करता है तो वो उसमें जिस शख्स का नुकसान हुआ होता है, रोंगफुल लॉस हुआ